A very warm welcome here बच्चों on the ongoing practice session of quantitative aptitude जिसमें हम कवर करने वाले हैं मॉड्यूल PYQs if we get bulletin questions, extra practice question with 100% course coverage. So बच्चों few क्लासेस बैक हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम एंड वी हैव डन द इंट्रोडक्टरी सेशन. टाइप्स ऑफ रियल नंबर हमने देखा और लास्ट क्लास में हमने एपी देखा था. एपी का एक ही क्वेश्चन था बट वी हैव कवर्ड दैट कॉन्सेप्ट एज वेल. सो आज हम टॉपिक को आगे लेके जाते हैं और आज हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन दी नंबर्स. बच्चों याद रखो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन. तो कंसिस्टेंट हो जाओ, रोज़ का काम रोज़ कर लो. और डर लग रहा है, अगर इफ़ इन केस आपको मैथ से डर लग रहा है तो थोड़ा सा टाइम उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो. 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, बट मेक श्योर वो काम आप डेली कर रहे हो तो मैथ्स आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी. अब हमने लास्ट क्लास में बच्चों, आप लोगों को ध्यान हो अगर, तो लास्ट क्लास में हमने एपी पढ़ा था राइट और एपी के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए थे. ये कुछ फॉर्मूला शीट हमने बनाई थी कि nth टर्म होती है a + n - 1d, कॉमन डिफरेंस a2 - a1, n होता है मेरा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय d + 1. SN के दो फार्मूलाज होते थे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या n/2 ट्वाइस ऑफ a + n - 1d. अब इसी को टॉपिक को मतलब नंबर सिस्टम को हम बच्चों आगे करें तो वी गेट टू सी इसके हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे थे. वी गेट टू सी रिलेशनशिप बिटवीन दी नंबर्स. ठीक है, हमको क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है रिलेशनशिप बिटवीन दी नंबर्स. अब इस रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स में ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ टॉपिक हमें पढ़ाए जा रहे हैं which is Cartesian product of set, Cartesian product of set, ordered pair और फिर हमसे बोल रहे हैं we get to know about this term union, intersection, unions and intersection. ठीक है, सो हम इस पर चलते हैं. आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स. रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स. और इन रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स में what we are doing particularly, what is the first topic? The first topic is ordered pair. बट उसको पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें सेट्स पढ़ना पड़ेगा. बच्चों मैंने बोला कि इन माई क्लास देयर आर 10 स्टूडेंट्स. ओके, सो मेरी क्लास है और उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब इन 10 स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट जो हैं 11th क्लास के हैं. अब जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं वो कौन हैं? 1 2 3. कुछ 12th क्लास के स्टूडेंट हैं. 12th क्लास के स्टूडेंट कौन हैं? 3 4 5 6. कुछ स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने 12th क्लास से ही सी सीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली. दे वर वेरी क्लियर कि हमें तो भैया CSE बनना है. तो कुछ ने सी सीट में एडमिशन ले लिया जब वो 12th क्लास में ही थे, 5 और 6. पर कुछ ऐसे थे जिन्होंने 12th क्लास पास करके एडमिशन लिया. सो लेट्स से 7 8 9. अब ये जो बनाया है ये जो मैंने बोला ना कि मेरी क्लास में कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं, यही क्या कहलाता है? सेट कहलाता है. नॉर्मल नंबर ऑफ स्टूडेंट है बट इसको मैंने करली ब्रैकेट में डाल के कॉमा से सेपरेट कर दिया. तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया सेट. सो मान लो ये होता है मेरा सेट A. अभी इसी सेट से मैंने कुछ छोटे छोटे से सेट बनाए. तो ये हो गया मेरा सेट B, ये हो गया मेरा सेट C और ये हो गया मेरा सेट D. ठीक है, अब इन्हीं सेट से क्या बनता है हमारा? इन्हीं सेट से बनता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हमसे क्या कहता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है. सो लेट्स से मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रही हूँ बी और सी का.
तो बी मतलब 11th क्लास में कितने स्टूडेंट थे 1 2 3 और 12th क्लास में कितने स्टूडेंट थे 3 4 5 6। अब इससे मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है मेरा x, y। x, y कुछ इस तरीके से कि जो x है वो कहाँ मिलेगा तुम्हें सेट B में, और जो y है तुम्हें वो कहाँ मिलेगा सेट C में। मतलब पहली वाली x की वैल्यू पहले वाले सेट में मिलेगी और दूसरी वाली वैल्यू विच इज़ y जो आपको बाद वाले सेट में मिलेगी। और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखते हैं, B क्रॉस C हम कैसे लिखेंगे, तो पहली वाली वैल्यू किस में से होनी चाहिए थी, सेट पहले वाले सेट में से 1 1 3 हो सकता था, 1 4 हो सकता था, 1 5 हो सकता था, 1 6 हो सकता था। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब मैं दो की टीम बना रही हूँ, 2 की टीम ऐसे बना रही हूँ तो जो पहला वाला बंदा है वो पहले वाले सेट में से होगा, जो दूसरा वाला बंदा है वो दूसरे वाले सेट में से होगा। और क्या हो सकता था 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। और क्या हो सकता था 3, 1, 3, 2, 3, 3 एंड नहीं 3 4 5 6, 3, 1 तो है ही नहीं ना, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से मेरे पास सेट ए होता 1 2 3 और सेट बी होता मेरे पास ए ई। तो अब मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता, अब मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता, स्मॉल ब्रैकेट से लिखते हैं ना, 1 A 1 E 2 A 2 E 3 A एंड 3 E। ये कहलाता है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, अगर B क्रॉस A लिखती तो पहले वाला B और दूसरा वाला पोजीशन A में मिलेगी, तो ये मेरा उल्टा हो जाता, ये मेरा हो जाता A, 1 A, 2 A, 3 E, 1 E, 2 एंड E, 3। दिस इज़ व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, बुक के हिसाब से भी मैं डेफिनेशन बता देती हूँ। बुक के हिसाब से अगर डेफिनेशन हम देखें तो बोल रहे हैं कि सपोज A इज़ अ सेट ऑफ 2 कलर्स, B इज़ अ सेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। 2 कलर कौन है, रेड ब्लू, और ऑब्जेक्ट क्या है BCS। ठीक है, तो इससे कितने तरीके के पेयर्स बन सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ नथिंग बट अ पेयर, टीम बनाए, 2 की टीम पेयर है। तो हो सकता था रेड बी, रेड सी, रेड एस, ब्लू बी, ब्लू सी, ब्लू एस। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि अगर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P to Q। अगर P into Q है, P into Q लिख रहे हैं, तो पहली वाली वैल्यू P की लिखेंगे और दूसरी वाली किसकी लिखेंगे, Q की। तो P से Q तक जाते हैं। ठीक है, फिर ये लिख रहे हैं हमको, ये कुछ और एग्जाम्पल्स हमको यहाँ पे दे रहे हैं। फिर हमसे क्या कह रहे हैं, अगर 2, फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ बोल रहे हैं हमसे। प्रॉपर्टीज़ क्या बोल रहे हैं, इफ़ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल only and only if their corresponding elements are equal. First element is equals to the first element, second element is equals to the second element. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ रहे हैं हम ये, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट मॉड्यूल में है तो हम करेंगे ज़रूर। ठीक है, क्या पता आप ही वो पहले स्टूडेंट हो जिससे आ जाए, जिसको ये सब आ जाए। तो अगर हम बच्चों बात करें, हमने अभी क्या देखा था, एक प्रॉपर्टी हमसे बोल रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। कह रहे हैं 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर इक्वल इफ़ ओनली इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑर्डर्ड पेयर्ड आर इक्वल इफ़ and only if their corresponding
एलिमेंट्स आर इक्वल। तो दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं, जैसे x1 y1 अगर x2 y2 के इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने का क्या मतलब है, ये x1 x2 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ अगर x1 x2 के इक्वल होगा एंड y1 y2 के इक्वल होगा, y1 y2 के इक्वल होगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो अगर मैं इस पे क्वेश्चंस की बात करूँगी तो बोलेंगे इफ़ x, 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 1, y प्लस 3, find the value of x and y। सो x और y की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो अब मुझे क्या दिखा कि ये देखो स्क्वायर ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है ना, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है। स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हैं तो ये वाली वैल्यू के इक्वल होगी। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है मतलब पहली वाली वैल्यू के इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू के इक्वल होगी। इतना सिंपल कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा था, x, 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 1, y प्लस 3। तो पहली वाली वैल्यू के इक्वल होगी, मतलब x किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 1 के। दूसरी वाली वैल्यू के इक्वल होगी, तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 3 के। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 3 अगर y प्लस 3 के इक्वल है तो ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0। सो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1, सॉरी x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो दैट विल बी आवर आंसर, x की वैल्यू इज़ 1 एंड y की वैल्यू इज़ 0। सो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, इज दिस क्लियर बच्चों? ओके, नाउ इफ वी मूव टू the questions which is given in your module, तो आपको ये दिख रहा है on page 183, this is example 1 and example 2। एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अब एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहे हैं हमसे, बहुत इजी सा ही है, मतलब हमने फिर भी अच्छा क्वेश्चन किया है, मॉड्यूल में और इजी क्वेश्चन दिया है। कह रहे हैं हमसे कि अगर x प्लस 1 y माइनस 3 अगर 3 1 के इक्वल है तो एक्स वाई की वैल्यू, सो ये पहली वैल्यू इस पहली वैल्यू के इक्वल होगा, तो x प्लस 1 3 के इक्वल हो गया, एंड ये दूसरी वाली वैल्यू दूसरी वाले के इक्वल होगा, सो y माइनस 2 कितना हो गया, 1। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 1 विच इज़ 2, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 विच इज़ 3। सो x y की वैल्यू क्या आ गई, 2 एंड 3। इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 की अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं अगर P ABC है और Q R है तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P लिखिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, P क्या है, P है हमारा ABC और Q क्या है हमारा R, और हमें P क्रॉस Q लिखना है। तो हमारा P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इससे, स्मॉल ब्रैकेट में डालो है ना, A R, B R और C R, और Q क्रॉस P क्या बन जाएगा, इधर से इधर आएंगे तो बनेगा R A, R B एंड R C। वेरी इजी, दीज टू क्वेश्चन आर वेरी इजी। और हमसे बोल रहे हैं फिर ये भी प्रूफ करो कि ये दोनों के प्रोडक्ट्स क्या इक्वल है, नहीं, इन दोनों के प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं है। एक में A R है और एक में B R है, एक में A R है और एक में R A है। ठीक है, तो वो इक्वल नहीं है। ठीक है, सो ये था हमारा पहला। अच्छा,
फिर कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हमसे कह रहे हैं, तो वी हैव डन विद दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड द क्वेश्चन। फिर कह रहे हैं इफ़ देयर आर p एलिमेंट्स इन सेट A एंड q एलिमेंट्स इन सेट B देन देयर विल बी pq एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई बाय p। ये भी बहुत इजी है। कह रहे हैं अगर p मेरे पास कुछ होता जिसमें A एलिमेंट्स होते, मान लो 1 2 3 4, और एक q है उसमें 2 एलिमेंट होते हैं, लेट्स से 5 6, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 4, और इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स हैं 2। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 4 2 आर 8, एक 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, एक 1,6, 2,6, 3,6 और 4,6, तो कितने होगा ये 8। अगर पहले वाले में 3 दूसरे वाले में 2 हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। पहले वाले में 3 दूसरे वाले में 3 हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 3 आर 9। पहले वाले में 5 दूसरे वाले में 5 तो टोटल कितने बनेंगे 25। पहले वाले में 3 दूसरे वाले में 1 तो कितना बनेंगे 3। देखो इसमें टोटल कितने थे 3 और इसमें टोटल कितने थे 1, तो ये कितने एलिमेंट्स बने 1 2 3, 3,1 इज 3। ठीक है, और ठीक है बाकी तो ठीक ही है। ठीक है, सो बाकी ये दो प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी नहीं है। बोल रहे हैं इफ एन बी आर नॉन एम्प्टी सेट आइदर ए और बी इज अ इनफाइनाइट सेट सो देयर विल बी ए क्रॉस मल्टीप्लाई। वो बोल रहे हैं अगर ए कॉमा ए लिखोगे तो वो क्या कहलाएंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहलाएंगे। ठीक है, सो ये था आपका एक क्वेश्चन। अब रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स में हम चलें तो अब हमें ऑर्डर्ड पेयर के साथ क्या देखना है, हमें ऑर्डर्ड पेयर ही बनाना सिखा रहे हैं वो, पर उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या, उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो अब हम चलते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन की तरफ, जिससे हम ये गिवन सेट के ऑर्डर्ड पेयर बना सकें। तो अब मैं बताती हूँ, ऑर्डर्ड पेयर ही हमारा टॉपिक है, बट उसमें आपको पहले यूनियन और इंटरसेक्शन बनाना सिखा रहे हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब यूनियन और इंटरसेक्शन समझने के लिए मान लो मेरे पास कोई ए सेट होता, लेट्स से कोई स्टूडेंट है, मैंने उसको कुछ कार्ड्स दिए हैं, उन कार्ड्स पे नंबर लिखा है, वो नंबर क्या है 1, 2, 3। कोई लेट्स से एक स्टूडेंट था मेरा अनिल। ठीक है, अनिल के पास जो कार्ड्स हैं वो क्या हैं 1, मैंने अनिल को क्या कार्ड्स दिए 1 2 3। ठीक है, लेट्स से मेरे पास कोई बी सेट है और बी सेट में मेरे पास कितने, मैंने बी सेट को बी लेट्स से कोई स्टूडेंट है आशी। ठीक है, अब आशी को मैंने क्या कार्ड्स दिए 3 4 5 एंड 6। सो अनिल को मैंने कार्ड्स दिए हैं 1 2 3 और आशी को मैंने कार्ड्स दिए हैं 3 4 5 6। तो अब आता है मेरा यूनियन एंड इंटरसेक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर्स। सो सबसे पहला मेरा क्या है यूनियन को कैसे लिखते हैं ए यूनियन बी। दिस इज़ वॉट ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी आपका क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के भी सारे एलिमेंट्स लिख दो और बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख दो। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो, तो भी राइट इट ओनली वन टाइम, तो अगर मैं ए के सारे एलिमेंट्स लिखूं तो ए के सारे एलिमेंट्स क्या थे 1 2 3 और बी के क्या सारे एलिमेंट क्या थे 3 4 5 6। लेकिन हमसे यूनियन क्या कहता है कि सारे एलिमेंट्स तो लिख दो, अगर कोई सा एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो भी उसे हमें 2 बार नहीं लिखना, हमें उसे एक ही बार लिखना है। तो ए यूनियन बी इस तरीके से मेरा क्या आ गया, ए यूनियन बी इस तरह से मेरा आया 1 2 3 4 5 6। इस तरह से मेरा ए यूनियन बी क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया मेरा 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? ठीक है, अब आया इसके बाद इंटरसेक्शन। इसके बाद क्या आया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन का मतलब हो जाता है ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं,
ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? तो अगर हम देखें ए के पार्ट क्या कॉर्ड था 1 2 3 और बी के पास क्या कार्ड्स थे 3 4 5 एंड 6। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ए के पास क्या कार्ड्स थे 1 2 एंड 3 और बी के पास क्या कार्ड्स थे 3 4 5 एंड 6। तो इनके पास कॉमन एलिमेंट क्या है सिर्फ 3। सो ये हो जाता है हमारा इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी मेरा हो गया 3 एंड दैट विल बी योर आंसर। सो ये कहलाता है हमारा इंटरसेक्शन एंड यूनियन। अब इसी पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन हमें मॉड्यूल में दे रखा है, हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, हमें बनाना ऑर्डर्ड पेयर ही है, बट एक सब टॉपिक दिया था उसमें यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बस लेंदी है, डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते इतनी चीज़ को, थोड़ा सा बस लेंदी है। तो अगर हम देखें अगर हम इसे देखें तो क्या कह रहे हैं? ए हमारा है 1 2 3, ए हमारा क्या है 1 2 3, बी हमारा है 3 4 और सी हमारा है 4 5 एंड 6। हमसे बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो हमें ए तो दिख रहा है, ए कितना है 1 2 एंड 3, पर हमें सबसे पहले ना बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना पड़ेगा। अब बी इंटरसेक्शन सी आपको समझ में आ रहा है? बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन क्या है? तो बताओ बी और सी में कॉमन क्या है? बी और सी में कॉमन क्या है? तो बी और सी में कॉमन मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है 4। तो मेरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या बन जाएगा 1 4 2 4 एंड 3 4। दैट विल बी योर आंसर। बहुत सिंपल है। ऑर्डर्ड पेयर बनाने को बोल रहे थे ना, इस क्रॉस का मतलब क्या होता है? इस क्रॉस का मतलब होता है पेयर बना दो। किसके पेयर? अब पेयर बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, तो ए और बी का पेयर बना दो। अब ए और बी की जगह कुछ और भी तो लिखा हो सकता था, तो इस बार ए की जगह तो ए लिखा था, पर बी की जगह लिखा था बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देख लो। इसी तरीके से अगर हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे जाएं तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? हमें किसके पेयर बनाना है? ए क्रॉस बी के इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो अब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? सबसे पहले मुझे देखना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब ए और बी के पेयर बना दो। और ए मुझे क्या दिख रहा है 1 2 3। ए था मेरा 1 2 3 और बी था मेरा 3 4। तो ए बी के पेयर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4। ये और बी के पेयर बन गए हमारे। ठीक है, अब इंटरसेक्शन आ रहा है यहाँ पे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी का मतलब क्या हो जाएगा? ए और सी के पेयर बना दो। तो ए क्या दिख रहा है मुझे? ए दिख रहा है 1 2 3 और सी क्या दिख रहा है 4 5 एंड 6। तो 3 इसमें है, 3 इसमें, मतलब 9 बनेंगे। ओके, तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6। अब इन इंटरसेक्शन, अब बीच में इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था? इंटरसेक्शन का मतलब होता था इसमें कॉमन क्या है। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हम ज़रा देख लेते हैं। मुझे कॉमन दिख रहा है एक तो 1 4
1,5 इधर नहीं है, 1,6 इधर नहीं है, 2,4 2,4 और 2,5 नहीं है, 2,6 नहीं है, 3,4 3,4 3,3 इधर नहीं है और इधर नहीं, 3,6। सो जो मेरा कॉमन एलिमेंट्स हैं, मेरे कॉमन एलिमेंट्स क्या आ गए, 1,4 2,4 एंड 3,4 एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन यू कैन से। ठीक है, अब हम चलते हैं मूविंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब ए क्या है, ए है 1 2 3 और बी यूनियन सी। इसका क्या मतलब होता था, इसका मतलब होता था यूनियन, और यूनियन का मतलब क्या होता था, बी के भी सारे एलिमेंट लिख दो, सी के भी सारे एलिमेंट लिख दो, और अगर कोई रिपीट हो भी रहा हो तो उसे एक ही बार लिखना। ठीक है, तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब मेरा क्या हो जाएगा, बी और सी ये रहे तो 3 4 5 6, बी यूनियन 6 में मेरे पास क्या आ गया, 3 4 5 एंड 6। अब इसके मुझे सारे लिखना है ऑर्डर, इसका और इसका क्या मतलब होता था, इसका मतलब होता था इन दोनों के पेयर बना दो। तो इन दोनों के पेयर क्या बनेंगे, 1,3 1,4 1,5 1,6 और 2,3 2,4 2,6, 3,1 3,4 3,5 3,6 एंड 4,1 4,2 4,5 और 4,6। तो इसमें कितने हैं, इसमें 3 हैं टोटल और इसमें 4 हैं, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 12 पेयर बन जाएंगे। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा एग्जाम्पल थर्ड का थर्ड पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट इज व्हाट, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब 1 2 3 क्रॉस बी 3 4 यूनियन ए क्रॉस सी 1 2 3 और सी क्या है हमारा, इसके बीच का यूनियन लिखना है हमें। पहले तो ये बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1,3 1,4 2,3 2,4 3,3 3,4 और इसमें बनाएंगे तो 9 बनेंगे। फिर से इतना लेंदी एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर पता नहीं मॉड्यूल में क्यों दे के रखा है, पर ठीक है अब दिया है तो करना तो पढ़ेगा। और 3,4 3,5 3,6 ये 9 बन गए ना। अब इनका यूनियन लिखना है, इनका यूनियन लिखना है मतलब इन सबको लिख दो मिलाकर, और जो रिपीट हो रहा हो वो ठीक है। सो 1,3 1,4 2,3 2,4 3, इन सबको मिक्स करके लिख देना, हो जाएगा। ठीक है, सो यही हमारा आंसर हो गया। जो रिपीट हो रहा होगा उसे नहीं लिखेंगे। सो ये था हमारा यूनियन इंटरसेक्शन एंड यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, एक बार हम मॉड्यूल में देख लें इन्हें कहाँ तक सॉल्व किया था। कहाँ तक सॉल्व करेंगे, पूरा ही सॉल्व करा होगा। ठीक है, ये सारे हमने सॉल्व कर लिए थे, सॉल्व भी ऑलरेडी एग्जाम्पल है, तो चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से ये हमारा हो गया रिलेशनशिप बिटवीन दी नंबर्स। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिलेशन की, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करें तो हमारा ए टू बी क्या कहलाता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता था। ठीक है, और आपको यहाँ पे डोमेन बता रहे हैं, रेंज बता रहे हैं और को डोमेन बता रहे हैं। ठीक है, और रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ डोमेन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको बता रहे हैं एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन इन मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ रिलेशन इन मैथमेटिक्स की बच्चों अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं और किसमें क्या 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 है। टाइप्स ऑफ रिलेशन,
कि अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले मेरे पास होता है सेट की वो बात कर रहे हैं। हमने एक सेट लिखा था अभी, क्या 1 2 3, और लेट्स से एक सेट मैंने क्या लिखा 3 4, लेट्स से एक सेट मैंने लिखा 3 4 5, और मैंने ए क्रॉस बी बनाया। ए क्रॉस बी मैंने बनाया तो क्या बनेगा, मैंने एक और लेट्स से सेट सी बनाया, ऑर्डर्ड पेयर्ड है ये कोई, और ये ऑर्डर्ड पेयर्ड क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर्ड है मेरा 1 3 2 4 2 3 एंड 3 5, 3 5, 3 4 ले लो। ठीक है, ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर बनाया एक। मैंने क्या करा, थोड़े से ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए, पूरे तो 9 बनते, तो ये क्या कहलाएगा, ये रिलेशन कहलाएगा फिर। ठीक है, अगर अब मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास एक सेट ए था, सेट ए में मेरे पास क्या है 1 2 एंड 3, और सेट बी मेरे पास क्या है, सेट बी मेरे पास है 3 4 एंड 5। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे सुनो, जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, और जितने भी सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। क्लियर है? ठीक है, पर मैम ये तो छूट गया, इसका क्या? अब इसमें देखो, 1 कहाँ पे जा रहा था, 3 के पास, तो 1 कहाँ गया, 3 के पास। फिर 2 कहाँ जा रहा था, 4 के पास। फिर 2 कहाँ जा रहा था, 2 कहाँ जा रहा था, 3 के पास भी जा रहा था। 2 कहाँ जा रहा था, 3 के पास, और 3 कहाँ जा रहा था, 4 के पास। इसको डिलीट कर दो। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं और इस थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अभी पहला क्वेश्चन है तो ऐसा, और फिर ये 2 4, और फिर ये क्या है 3 4। दिखा आपको? अब सेट बी में 3 के पास भी एरो आ रहा है, सेट बी में 4 के पास भी एरो आ रहा है, पर इस 5 के पास तो एरो नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम डिफ़ाइन क्या करने वाले हैं, हम डिफ़ाइन करने वाले हैं रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, जिन जिन के पास एरो आ रहा हो वो होती है रेंज। तो अगर मैं डोमेन बोलूँ तो सेट ए में मेरा था 1 2 3, ये डोमेन हो गया। सेट बी में मेरे पास क्या था 3 4 5, तो ये सेट बी हो गया। अब जिन जिन के पास एरो आ रहा है वो क्या है 3 एंड 4, तो 3 और 4 मेरा क्या कहलाएगा, 3 और 4 मेरा कहलाएगा रेंज। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन से और समझाती हूँ, बहुत ईजी है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लिख रही हूँ। मैंने कोई एक सेट लिखा ए ई आई ओ यू, और मैंने कोई एक बी सेट लिखा पी क्यू आर एस टी, और मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा जो कि कोई रिलेशन है। ठीक है, और वो क्या है, वो है ए कॉमा पी, आई कॉमा आर, आई कॉमा आर, ओ कॉमा आर, यू कॉमा एस, इस तरह से ए और ई कॉमा आर। ये तो अब इसका डायग्राम बनाओ फटाफट से। तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या हो गए मेरे, सेट ए के एलिमेंट्स हो गए ए ई आई ओ यू। तो ये सेट ए के एलिमेंट्स हमारे क्या होते थे, डोमेन। तो डोमेन मेरा क्या हो गया, ए ई आई ओ यू। फिर मेरा होता था कोडोमेन।
कोडोमेन क्या होता था, सेट बी में क्या क्या है, तो सेट बी में क्या होता था, पी क्यू आर एस टी। फिर मेरी होती थी रेंज। अब रेंज में वो आते थे सिर्फ जो सेट बी में हो, वो यहाँ से देख सकते हो। ये क्या है, पी है, आर है, पी आर और एस, तो पी और आर और एस हमारा रेंज हो गया। ज़रूरी नहीं है डायग्राम बनाओ ऐसे, या फिर डायग्राम भी बना लो। सेट बी में क्या क्या थे, सेट बी में मेरे पास थे पी क्यू आर एस टी। ए कहाँ पे जा रहा था, पी के पास, आई कहाँ पे जा रहा था, आर के पास, ओ कहाँ पे जा रहा था, आर के पास, यू कहाँ पे जा रहा था, एस के पास, और ई कहाँ पे आ रहा था, आर के पास। ठीक है, तो किस किस पे एरो आ रहा है, पी पे, आर पे और एस पे, तो पी आर एस क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन, नहीं रेंज। पूरा का सेट, पूरा का पूरा सेट ए डोमेन होता है, पूरा का पूरा सेट बी को डोमेन होता है, और पूरा का पूरा जो जिस पे एरो आ रहा हो या जो इमेज हो, जिस पे एरो आ रहा होता है उसका नाम होता है इमेज। जो इमेज हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेंज। ठीक है, फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें। अगर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बच्चों बात करें, टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो 3 तरीके के रिलेशन होते हैं हमारे पास, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देखो अगर मेरे पास दो, फिर से कुछ सेट ले लेती हूँ मैं। मेरे पास एक सेट ये होता 1 2 3, मेरे पास कोई एक सेट होता डायरेक्ट रिलेशन लिख देती हूँ। मेरे पास ये कोई रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3 एंड 3, 2, ये है, देखो मानो ये है। ठीक है, और ठीक है, तो ये अब, और ए होता मेरा 1 2 3, और बस ऐसा। तो अब सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए और बी रिलेशन में हैं तो बी और ए भी रिलेशन में होना चाहिए। दिस इज बिलोंग्स टू। तो देखना मैथमेटिकल भाषा में, पर ये बहुत डिफिकल्ट है, इजी समझो। उल्टा पुल्टा सेट होना चाहिए, उल्टा पुल्टा रिलेशन में होना चाहिए। 1, 1 का उल्टा क्या होगा, 1, 1 दिख रहा है। 2, 2 का उल्टा क्या होगा, 2, 2 हमें इसमें ही दिख रहा है। 3, 3 का उल्टा क्या होगा, 3, 3 हमें इसमें दिख रहा है। 2, 3 का उल्टा क्या होगा, 3, 2 वो भी हमें इसमें दिख रहा है। मतलब आर जो सेट है वो सिमेट्रिक है, उल्टा पुल्टा रिलेशन में होना चाहिए। जैसे 3, 1 है तो 1, 3 होना चाहिए था, 2, 5 है तो 5, 2 होना चाहिए था। अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है सारे जुड़वा लोग भी होने चाहिए। जुड़वा मतलब या डबलेट, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो डबलेट, हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो जुड़वा, मतलब सारे जुड़वा जुड़वा होने चाहिए थे। देखो सेट ए में क्या था 1 2 3, तो 1 का जुड़वा क्या होगा 1, 1, 2 का डबलेट क्या होगा 2, 2, और 3 का डबलेट क्या होगा 3, 3। अगर सारे डबलेट्स प्रेजेंट हैं तो वो ट्रांजिटिव हो। एक्चुअली सारे डबलेट्स होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, जो सारे डबलेट्स होते हैं उसका नाम ट्रांजिटिव नहीं होता, उसका नाम रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, तो अगर सारे डबलेट्स हैं तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव का मतलब हो जाता है अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, फिर बी से शुरू होता हुआ कुछ और रिलेशन में है, तो ए और सी भी रिलेशन में होना चाहिए। दिस इज़ अ कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। ये जल्दी समझ में नहीं आता, पर पहले 2 पे पकड़ बनाते हैं। ट्रांजिटिव बता रही हूँ, पहले सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। मैं एक रिलेशन फिर से लिख रही हूँ। मेरे पास कोई एक सेट होता P Q
आर एस, और रिलेशन मुझे दिया होता लेट्स से पी कॉमा पी, क्यू कॉमा क्यू, आर कॉमा आर, एस कॉमा टी, टी कॉमा एस, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए। सबसे पहले समझो क्या, सबसे पहले समझो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहते थे, सारे उल्टे पुल्टे होने चाहिए। तो P कॉमा P का उल्टा P कॉमा P है, Q कॉमा Q का उल्टा Q कॉमा Q है, R कॉमा का उल्टा R कॉमा R है, S कॉमा T का उल्टा S कॉमा T, S कॉमा T का उल्टा T कॉमा S है, A कॉमा B का उल्टा B कॉमा है, मतलब सारे उल्टे पुल्टे हैं, तो ये सेट सिमेट्रिक है। फिर इसके बाद मेरा क्या होता था, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता था, सारे डबलेट्स होना चाहिए। तो सारे डबलेट्स होना चाहिए, तो मैं किसको देखूंगी, ए में क्या था P कॉमा P, तो P कॉमा P है, फिर Q, Q कॉमा Q है, फिर R, R कॉमा R है, पर S, S कॉमा S तो इसमें है ही नहीं, S कॉमा S तो रिलेशन में नहीं है, तो ये हम लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। सो इस तरीके से होता है ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं द लास्ट वन विच इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बोलते हैं अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा ए रिलेशन में है, सॉरी बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। इसका क्या मतलब है मैम, एक मास्टर क्वेश्चन जिससे समझ जाओगे। मान लो मेरा रिलेशन होता 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 5, 5 कॉमा 1, 5 कॉमा 1 एंड 4 कॉमा 1। देखो अब ट्रांजिटिव है तो ये तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। 4 कॉमा 5 का उल्टा दिख रहा है क्या, 5 कॉमा 4, मतलब ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब हम ट्रांजिटिव कर रहे हैं, तो ट्रांजिटिव क्या कहता था कि 4 कॉमा 5 है, तो चेक करो क्या 5 से कुछ और शुरू हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है ना, 5 से मैम ये शुरू हो रहा है 5 कॉमा 1, तो 5 से शुरू हो रहा था 5 कॉमा 1। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये 4 कॉमा 1 भी रिलेशन में होना चाहिए था, हैगा 4 कॉमा 1, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। एक और क्वेश्चन लिखती हूँ जब तक सबको समझ ना आ जाए, एक और क्वेश्चन लिखती हूँ। लेट्स से होता P कॉमा P, Q कॉमा Q, R कॉमा S, S कॉमा T, ये रिलेशन है। तो डबलेट को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखो R कॉमा S, S से कुछ और शुरू हो रहा था, S से क्या शुरू हो रहा था, S कॉमा T, तो R कॉमा T भी होना चाहिए था, पर क्या R कॉमा T इसमें दिख रहा है क्वेश्चन में, R कॉमा T रिलेशन में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये हमारा कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। अगर आप मॉड्यूल में देखोगे, अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो ये दिख रहा है आप। सबसे पहले तो बोल रहे हैं रिलेशन इज एन कॉल एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी मतलब अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यूनिवर्सल रिलेशन, अगर सारे यूनिवर्सल का भी मतलब आपको पता ही है। देखो a relation R is said to be relative A कॉमा A अगर है, A कॉमा A मतलब सारे डबलेट्स हैं, तो फिर ये देखो तो रिफ्लेक्सिव होता है अगर A कॉमा है, और सिमेट्रिक होता है उल्टे पुल्टे अगर हैं तो, और ट्रांजिटिव होता है कब, जब A कॉमा B है, B कॉमा C है, तो A कॉमा C भी होना चाहिए। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स। अब अगर हम और रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, अगर अच्छा ऐसा कोई सेट अगर तीनों है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम कहते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है।
फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। और भी ग्रेटर देन रिलेशन होता है, ग्रेटर देन लेस देन, ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रिलेशंस थे और ये आज का हमारा टॉपिक्स था, रिलेशनशिप बिटवीन दी नंबर्स। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के क्वेश्चंस पहले कर लेंगे। अच्छा, इसके क्वेश्चन बिल्कुल अलग कैटेगरी के हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग कैटेगरी का है, क्वेश्चन बिल्कुल अलग कैटेगरी के। तो ये क्वेश्चंस हम करेंगे, पहले इनका कॉन्सेप्ट देख लेंगे, किससे और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, किसका क्या मतलब है, फिर इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज का कॉन्सेप्ट है, इसमें मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन ही दिए थे, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस सेशन बच्चों, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, हैव अ गुड डे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।